कहानी के तीसरे भाग को देखने से पहले कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। मुग्धा ऑफिस से निकलकर आरुष के बारे में सोचती हुई आ रही थी। वो इसी सब धुन में चली जा रही थी कि सामने एक लड़की से टकरा जाती है और वो लड़की गिर जाती है। दिखाई नहीं देता, अंधी है क्या? वो लड़की गुस्से में बोलती है। मुग्धा का ध्यान उस पर जाता है। उसने बहुत ही शॉर्ट कपड़े पहन रखे थे, चेहरे पर ढेर सारा मेकअप, सुर्ख लाल कलर की लिपस्टिक, बालों की लटें रंग बिरंगी कलर की, भड़कीले कपड़े पहने वो मुग्धा को ही घूर रही थी। वो मुग्धा से बोली, ऐसे क्या देख रही है? कभी लड़की नहीं देखी क्या? अब उठा मुझे। मुग्धा बोली, नहीं वो मैं। हाँ। मुग्धा उसका हाथ पकड़कर उसे उठाती है। वो लड़की बोली, एक तो साला कब से इंतज़ार कर रही हूँ, या बाबू का बच्चा अभी तक आया नहीं, ऊपर से सामने तू मिल गई, सारा मूड ही ख़राब हो गया। मुग्धा बोली, आई एम सॉरी, वो मेरा ध्यान नहीं गया। वो लड़की बोली, रहने दे, जा अपना काम कर। जैसे ही वो कदम बढ़ाती है उसकी चीख निकल जाती है। मुग्धा बोली, अरे क्या हुआ? वो लड़की बोली, एक तो धक्का देकर मेरी टांग तोड़ दी और पूछ रही है क्या हुआ है। मुग्धा उसका पैर देखते हुए, शायद आपको मोच आ गई है, आपको हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। वो लड़की बोली, रहने दे, मैं गोली ले लूँगी, टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी है मुझे। मुग्धा बोली, मैं आपको कहीं छोड़ दूँ? वो लड़की बोली, रहने दे, बाबू आता ही होगा। तभी उस लड़की का फ़ोन बजता है। वो किसी से बात करती है। अरे बाबू के बच्चे, कहाँ मर गया बे? क्या तू नहीं आएगा? क्यों, तेरी माँ मर गई क्या? मैं क्यों अपना पैसा लगाऊँ? तू आ मेरे को लेने, नहीं तो सेठ को बोल दूँगी। उधर से वो शायद उससे रिक्वेस्ट करता है जिससे वो मान जाती है। मुग्धा बोली, क्या हुआ? आपको लेने नहीं आ रहे हैं तो मैं आपको छोड़ दूं? अरे मेरी माँ, तू मेरी जान छोड़ दे, तू जाना अपना काम कर, बोलकर जैसे ही पैर आगे बढ़ाती है उसके पैर में फिर से दर्द उठता है। वो लड़खड़ा जाती है तो मुग्धा उसे संभाल लेती है। मुग्धा बोली, देखिए मुझे पता दीजिए, मैं आपको छोड़ दूंगी। एक तो मेरी वजह से आपको चोट लगी है, मैं आपको ऐसे बीच रास्ते छोड़ नहीं सकती। वो लड़की बोली, ठीक है, चल बुला ऑटो को। मुग्धा ऑटो रुकवाती है और फिर सहारा देकर उससे उठने बैठाती है। वो लड़की रोज़ी बार का एड्रेस बताती है। मुग्धा हैरानी से देखती है। वो लड़की बोली, क्या ऐसे क्या देख रही है? बार डांसर हूँ, कोई परेशानी है? मुग्धा बोली, नहीं। तो यह बड़ी बड़ी आंखों से देखना बंद करेगी? मुग्धा गर्दन झुकाते हुए जी और सामने देखने लगती है। वो लड़की बोली, वैसे तू कौन है और ऐसे सड़क पर बिना सुध बुध के क्यों चल रही है? मुझसे टकराई कभी? ऐसे किसी गाड़ी से टकरा जाती तो? मुग्धा बोली, हाँ वो मैं। वो लड़की बोली, नहीं बताना है तो कोई बात नहीं, पर तू साफ दिल की लड़की है, यहाँ तो कोई कुचल के मार भी दे तो भी हाल नहीं पूछता। तूने मेरी इतनी मदद की, उसके लिए थैंक यू। मुग्धा बोली, दिखाती तो आप भी हैं कि आप बहुत गुस्से वाली हो, पर है नहीं। वो लड़की हंस देती है। वो क्या है ना, हमारे धंधे में ऐसे ही रहना पड़ता है, ऐसे छुई मुई को लोग पैरों तले कुचल देते हैं। मुग्धा बोली, सही कहा आपने, हमें ज़माने के हिसाब से चलना आना चाहिए, वरना ठोकर मार कर लोग आगे बढ़ जाते हैं और हम वहीं रह जाते हैं। वो लड़की बोली, ओ यार, तू दिखती छुई मुई है पर है नहीं, अच्छा लगा तुझसे मिलकर। मुग्धा मुस्कुराते हुए, मुझे भी, मेरा नाम मुग्धा है। वो लड़की बोली, मेरा नाम जूली है। ऑटो वाला आ गया। दोनों बात करने में इतनी मगन थी कि उन्हें पता ही नहीं चला कि रास्ता कब खत्म हो गया। मुग्धा सहारा देकर जूली को उतारती है। जूली से बिल्कुल चला नहीं जा रहा था, उसके पैरों में सूजन भी आ गई थी। मुग्धा बोली, देखो आपके पैरों में सूजन बढ़ती जा रही है, हमें डॉक्टर के पास जाना होगा। जूली बोली, एक दिन की भी छुट्टी हुई तो सेठ पैसे काट लेगा, और हम जैसों को पैसों की कितनी ज़रूरत है यह तुम जैसे पैसे वाले लोग नहीं समझ सकते। पैसों की अहमियत मुझसे ज़्यादा कोई क्या ही समझेगा, जिसके लिए पैसा जीने मरने की वजह बन गया है। मुग्धा ने उदासी से बोला। जूली उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, क्या हुआ है? मुग्धा होश में आती है। फ्लो में वो क्या बोल गई। मुग्धा बोली, नहीं कुछ नहीं। जूली बोली, कोई परेशानी है? मुग्धा बोली, ज़िंदगी का दूसरा नाम ही परेशानी है। जूली अपना पैर दिखाते हुए, मुझे नहीं लगता कि आज मैं काम पर जा पाऊंगी, यह ज़्यादा बढ़ गया है, चल वहाँ चलकर बैठते हैं। जूली क्लब के बाहर रखी सीट पर इशारा करती है। मुग्धा उसे सहारा देकर बैठा देती है। जूली अपने पर्स में से गोली निकालकर खाती है। मुग्धा बोली, यह कौन सी गोली खाई है? जूली बोली, कुछ नहीं, पेन किलर है, कहीं भी कुछ भी दर्द हो आराम मिल जाता है। मुग्धा बोली, पर ऐसे बिना डॉक्टर या मेडिकल को पूछे दवाई नहीं खानी चाहिए, शरीर पर बुरा असर पड़ेगा। जूली मुग्धा को अपने पास बैठाते हुए, तू शांति से बैठना, कुछ नहीं होगा, मुझे आदत है। तभी उसका फ़ोन बजता है। जूली बोली, हेलो सेठ, वो आज ना मैं नहीं आ पाएंगी। अरे मेरा टांग टूट गई है, कैसे आऊँ?
कल तक तो ठीक हो जाऊंगी तो आ जाऊंगी। आज तुम मेरी जगह किसी और लड़की को देख लो। अरे यार सेठ देख लो ना, मेरे से नहीं होगा। ठीक है कल आ जाऊंगी। मुग्धा बोली क्या हुआ? जूली बोली कुछ नहीं, यूं ही सेठ लोगों की मचमच है। बार के अंदर जाते हुए लोग उन दोनों को घूरते जाते हैं, जिससे मुग्धा को थोड़ा अजीब लगता है। मुग्धा बोली आप यहाँ काम क्यों करती हैं, कोई दूसरा काम क्यों नहीं ढूंढ लेती? मुग्धा की बात सुनकर जूली हंसते हुए बोली मेरे जैसी लड़की को कौन काम देगा, एक तो मैं 10वीं फेल, ऊपर से 3 बहनें, एक भाई और माँ, सबकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर। अब तुम्हारे जैसे शराफत के काम में कोई देता है क्या ज़्यादा पैसे, और थोड़े से अपना चलना भी तो नहीं है। मुग्धा कुछ बोली नहीं पाती है। कोई भी गलत काम इंसान मजबूरी में ही करता है, शौक से नहीं। जूली की भी मजबूरी थी। जूली बोली तू बता तुझे क्यों पैसे की टेंशन है, दिखती तो अच्छी खासी है, कपड़े भी बड़े लोगों जैसे ऑफिस वाले पहन रखे हैं। मुग्धा बोली मैं ऑफिस में ही काम करती हूँ और अभी वहीं से लौट रही थी। जूली बोली बड़ी कंपनी में काम करती है? मुग्धा बोली हाँ। जूली फिर से तो तेरे पास बहुत पैसा होगा। मुग्धा हंसते हुए बड़ी कंपनी में काम करती हूँ, वो कंपनी मेरी थोड़ी ना है। जूली बोली हाँ यार वो भी है, फिर भी इतनी बड़ी कंपनी का मालिक पगार तो अच्छी देता होगा। मुग्धा बोली हाँ पर मैं अकेली थोड़ी ना हूँ, बहुत से लोग काम करते हैं और मैंने तो अभी अभी ज्वाइन किया है। जूली बोली अच्छा तेरे घर में कौन है? मुग्धा बोली मैं और मेरा बेटा। जूली बोली आई ला तेरा बेटा, तू तो लगती नहीं कि तेरी शादी भी हुई होगी और तेरा बेटा भी है। मुग्धा बोली हाँ पर मेरा एक 7 साल का बेटा है। जूली हैरानी से इतना बड़ा, अरे वाह तू तो वही वाली मम्मी है, वो टीवी में एडवर्टाइज होता है ना, वो साबुन वाली मम्मी। मुग्धा हंसते हुए बोली एडवर्टाइज नहीं एडवर्टाइजमेंट। जूली बोली अरे हाँ हाँ वही, वो साबुन है ना। मुग्धा बोली कौन सा? जूली बोली अरे वो क्या जो हीरो बोलता है मम्मी, अरे हाँ संतूर वाली मम्मी। मुग्धा उसकी बात सुनकर जोर से हंस देती है। मुग्धा बोली आप बहुत अच्छी हो। तभी मुग्धा का फ़ोन बजता है। फ़ोन देखकर मुग्धा के चेहरे पर टेंशन छा जाती है। हेलो डॉक्टर, कुछ परेशानी है क्या? डॉक्टर बोले नहीं नहीं कोई परेशानी नहीं है, मैंने बस इतना बताने के लिए कॉल किया था कि वो एक दवाई नहीं थी, वो भी आ गई है, आप कल आकर ले लीजिएगा। मुग्धा बोली वो आरुष की रिपोर्ट? डॉक्टर बोले चिंता मत कीजिए, हम अपना बेस्ट देंगे, आप बस पैसों का इंतज़ाम कीजिए। रकम बड़ी है और आपके लिए मुश्किल भी, तो आप उस पर ध्यान दीजिए, बाकी का हम सब संभाल लेंगे। मुग्धा बोली जी डॉक्टर आप चिंता मत कीजिए, मैं पैसों का इंतज़ाम कर लूँगी। मुग्धा फ़ोन रख देती है। एक गहरी उदासी उसके चेहरे पर छा जाती है। जूली बोली क्या हुआ है? मुग्धा बोली नहीं कुछ नहीं। जूली बोली अगर नहीं बताना तो कोई बात नहीं, वैसे भी मैं तेरी लगती क्या है? मुग्धा बोली नहीं ऐसा नहीं है, इस अनजाने शहर में आपसे मिलकर एक अपना सा लगा, बहुत अच्छा लगा किसी से आज इतनी बातें करके। जूली बोली तो फिर बताना, और किसकी तबीयत खराब है, डॉक्टर से क्या बात कर रही थी? मुग्धा बोली वो मेरा बेटा आरुष, वो ठीक नहीं है, उसे कैंसर है, डॉक्टर ने उसके इलाज के लिए 40 लाख का खर्च बताया है, और अगर ऑपरेशन होगा तो इतना और लगेगा। ना मेरे पास इतना पैसा है और ना ही इतनी सैलरी कि मैं यह सब कुछ कर पाऊँ। समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। जूली उसके कंधे पर हाथ रखते हुए तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। मुग्धा की आंखों से आंसू छलछला जाते हैं। जूली उसे गले लगा लेती है। अरे तू टेंशन काहे को लेती है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता होगा, तू चिंता मत कर। थोड़ी देर बाद मुग्धा शांत होती है। मुग्धा बोली अब मुझे घर चलना चाहिए, काफ़ी देर हो गई है और उस मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। जूली बोली ठीक है मैं भी घर ही जाऊंगी। मुग्धा बोली आपका घर कहाँ है? मैं चंदापुरी में रहती हूँ। जूली बोली अरे वाह मैं उससे पहले रहती हूँ, ये तो अच्छा है, साथ में ही जा सकते हैं दोनों। मुग्धा ऑटो रुकवाती है, दोनों उसमें बैठ जाते हैं। जूली बोली तेरा नंबर दे, कभी कुछ काम होगा तो तुझे बोल दूंगी। दोनों एक दूसरे को नंबर लेती हैं। पहले जूली उतर जाती है और फिर मुग्धा। आरुष कभी से अपनी मम्मी का इंतज़ार कर रहा था। आज वो अपने घर के बाहर ही बैठा बच्चों को देख रहा था जो क्रिकेट खेल रहे थे। आरुष का भी बहुत मन था पर वो 5 मिनट में ही थक गया तो दूर से ही देखकर खुश हो रहा था। सरला जी उसके पास ही बैठी थी। मुग्धा को आते देख आरुष खुशी से उछल पड़ा। वो भाग कर आने के लिए खड़ा हुआ तो मुग्धा ने उसे दूर से हाथ देकर रोक दिया और खुद उसके पास दौड़कर आ गई और उससे लिपट गई। सरला जी दोनों को मुस्कुराते हुए देख रही थी। सरला जी बोली आज लेट हो गया बेटा। मुग्धा बोली हाँ आंटी, वो थोड़ा बीच में अटक गई, पर मुझे आरुष की फिक्र नहीं थी क्योंकि मुझे पता था आप उसके साथ होंगी। सरला जी आरुष को भूख लग रही थी तो मैंने खाना खिला दिया और हम दोनों ने खा भी लिया है, तेरे लिए रखा है।
मुग्धा उनके गले लगते हुए, थैंक यू आंटी, आप बिल्कुल एक माँ जैसा ध्यान रखती हैं। सरला जी बोली, माँ ही हूँ, पर जिसकी हूँ उसे फिक्र नहीं। बोलते हुए उनकी आंखों में नमी आ जाती है। मुग्धा उनकी आंखें साफ करती है। एक दिन उन्हें भी अकल आ जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। सरला जी बोली, जा अब हाथ मुँह धोकर खाना खा ले, मैं भी मंदिर जाती हूँ, भजन चालू हो गए होंगे। मुग्धा बोली, ठीक है, बोलकर आरुष को लेकर चली जाती है। मुग्धा हाथ मुँह धोकर आरुष से बातें करती है। दिन भर क्या करा, स्कूल में दिन कैसा था, उसका होमवर्क करवाती है। खाना खाकर दोनों लेट जाते हैं। मुग्धा आरुष को सुलाती है, पर उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसे अंदर ही अंदर चिंता सताए जा रही थी। मुग्धा के दिमाग में कई सारी बातें चल रही थी। फिर उसके मन में अचानक ही कुछ ख्याल आता है। वह उठकर अपनी दोस्त नलिनी को फ़ोन लगाती है। नलिनी अभी सोई हुई थी। अचानक फ़ोन बजने से उसकी नींद खुलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो फ़ोन करने वाले को गाली देती है, पर वह जैसे ही मुग्धा का नंबर देखती है हड़बड़ाते हुए उठकर बैठ जाती है। हेलो, क्या हुआ, कुछ परेशानी है क्या? आरुष तो ठीक है ना? तूने इतनी रात को फ़ोन किया। एक साथ वह कई सारे सवाल करती है। मुग्धा बोली, अरे शांत हो जा मेरी माँ, मैं ठीक हूँ और आरुष भी ठीक है, सो रहा है वह शैतान। नलिनी थोड़ा शांत होते हुए, मैं तो घबरा ही गई थी, इतनी रात को फ़ोन किया, मैं डर ही गई थी कि कोई परेशानी तो नहीं है। मुग्धा मुस्कुराते हुए, बहुत किस्मत वाले हैं मैं और आरुष, जिसे इतनी अच्छी दोस्त और मासी मिली है जो माँ की तरह ही उसे प्यार करती है। नलिनी गुस्सा करते हुए, हाँ अब चल, ज़्यादा मस्का मत लगा और बता कि इतनी रात को क्यों फ़ोन किया है। मुग्धा चुप हो जाती है। नलिनी बोली, बताना क्या हुआ है, कोई परेशानी है क्या, मुझे नहीं बताएगी? मुग्धा बोली, आरुष की रिपोर्ट्स आ गई है। मुग्धा नलिनी को आरुष की रिपोर्ट्स और पैसों के बारे में सब कुछ बताती है। नलिनी बोली, इतने सारे पैसों का इंतज़ाम हम कहाँ से करेंगे? मुग्धा बोली, हम। नलिनी बोली, तो क्या तू अकेले करेगी? अभी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि मैं उसके माँ जैसी हूँ, तो क्या मेरा कोई फ़र्ज़ नहीं बनता है कि मैं अपने बच्चे के लिए कुछ करूँ? मुग्धा बोली, पर हम दोनों मिलकर भी इतना पैसा नहीं जमा कर पाएंगे, और अगर ऑपरेशन हुआ तो? नलिनी बोली, डॉक्टर ने कहा है ना कि दवाई से ही काम चल जाएगा, ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो चिंता मत कर और ऑपरेशन के बारे में मत सोच। ऐसा कुछ नहीं होगा, हमें बस थेरेपी के बारे में ही सोचना चाहिए। मुग्धा, पर उसका अमाउंट भी बहुत ज़्यादा है। नलिनी बोली, हाँ वो तो है, देखते हैं, कुछ ना कुछ करेंगे, तू चिंता मत कर, हम अपने आरुष को कुछ नहीं होने देंगे। मुग्धा बोली, हाँ वो तो है। नलिनी बोली, क्या बात है, कोई और परेशानी भी है क्या? मुग्धा बोली, मैं तुझे कुछ बताना चाहती हूँ, मतलब कुछ पूछना चाहती थी, मतलब तू समझ रही है ना मैं क्या? नलिनी बोली, अब बोलना, क्या हुआ, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? मुग्धा जूली से हुई मुलाकात के बारे में सब कुछ बताती है। नलिनी बोली, तो इसमें क्या है, अच्छी बात है, तेरी एक और वहाँ कोई दोस्त बन गई, पर याद रखना तेरी बेस्ट फ्रेंड मैं हूँ और मैं ही रहूँगी, मेरे अलावा और कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं होगी तेरी। मुग्धा बोली, अरे ज्वलनशील प्राणी, मैं किसी और बारे में बात कर रही हूँ। नलिनी बोली, क्या? मुग्धा बोली, मैं सोच रही थी। इतना बोलकर ही वो चुप हो जाती है। 2 मिनट तक तो नलिनी भी सोच में पड़ जाती है, फिर चिल्लाते हुए, सोचना भी मत, बिल्कुल भी नहीं, तू ऐसा घटिया काम हरगिज नहीं करेगी। मुग्धा बोली, पर हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं है। नलिनी बोली, हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालेंगे, पर तू इस बारे में सोचना भी नहीं। मुग्धा बोली, मानती हूँ कि यह गलत काम है, पर अपने बच्चे को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और इसमें तो बस डांस ही करना है। मुझे लगता है कि मुझे यह पार्ट टाइम कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी से उधार लेकर भी करेंगे तो उसे चुकाना भी होगा। मुग्धा की बात सुनकर नलिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुग्धा भी अपने आप को मजबूत करके यह बात बोल रही थी। नलिनी बोली, तू क्या यह कर पाएगी? नहीं, तू नहीं कर पाएगी। तू चाहे कितना भी अपने को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश कर ले, पर अंदर से तू क्या है मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता। मुग्धा बोली, जब तू मुझे इतने अच्छे से जानती है तो तू ये भी जानती है कि मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, चाहे उसके लिए मुझे बार डांसर ही क्यों ना बनना पड़े। नलिनी बोली, तू एक बार फिर से सोच ले, एक बार इस नाम का ठप्पा तेरे जीवन पर पड़ गया तो वो कभी भी नहीं मिटेगा। मुग्धा फीका सा मुस्कुराते हुए, वैसे ही मेरे नाम के साथ में बदचलन, बिन ब्याही माँ और भी पता नहीं क्या क्या थप्पड़ लगा चुके हैं। एक और सही, अपने बच्चों को बचाने के लिए मैं हर वह कोशिश करूँगी जो मेरे बस में होगी। नलिनी बोली, सच में यार मुग्धा, मैंने तेरे जैसी माँ नहीं देखी जो। एकदम चुप, बिल्कुल चुप, एक भी शब्द आगे मत बोलना, समझी? मुग्धा गुस्सा करते हुए बोली।
नलिनी बोली ठीक है, नहीं बोलती। मुग्धा बोली चल सो जा, बस मन में आया था किसे बताती, एक सिवा तेरे और कोई है भी तो नहीं मेरी ज़िंदगी में, खामखा तुझे इतनी रात में परेशान कर दिया। नलिनी गुस्से से ओए फ़ोन में घुस के मारूंगी अगर ऐसी बात कही तो, तू मुझे आधी रात आधे दिन सुबह शाम कभी भी फ़ोन कर सकती है, चाहे कितनी भी बार करे, मुझे फ़ोन करने के लिए तुझे एक बार भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। मुग्धा बोली थैंक यू यार, सच में तुझसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। नलिनी बोली फिर भी तू एक बार इस बारे में ज़रूर सोचना। मुग्धा बोली मैंने सब अच्छे से सोच लिया है, तू चिंता मत कर, चल अब सो जा, सुबह ऑफिस जाना है तुझे भी और मुझे भी, लेट हो जाएगा तो उस खड़ूस बास की डॉट सुननी पड़ेगी। मुग्धा की बात सुनकर नलिनी मुस्कुरा देती है, दोनों ही फ़ोन रख देती हैं। नलिनी हाथ जोड़कर हे भगवान, और इस लड़की की कितनी परीक्षा लोगे आप, इसका मान सम्मान स्वाभिमान अभिमान सब कुछ तो आपने छीन लिया है, अब और क्या बाकी रखा है। बहुत तूफान झेल लिया है इसने अपनी ज़िंदगी में, प्लीज़ भगवान अब इसकी ज़िंदगी में ठंडी पुरवाई भेज दीजिए, चाहे तो इसके हिस्से के दुख मुझे दे दीजिए पर इसके दुखों को ख़त्म कर दीजिए। नलिनी भगवान से प्रार्थना करके लेट जाती है। नींद तो दोनों की ही आंखों से कोसों दूर थी, फिर भी सोचते सोचते पता नहीं कब नींद आ जाती है, पता नहीं चलता। अगले दिन सुबह मुग्धा को छुट्टी चाहिए थी पर उसे पता था कि अगर वह शिवांश से पूछेगी तो वह कभी उसे हाँ नहीं कहेगा, इसलिए वह दक्ष को कॉल करती है। दक्ष बोला बोलिए मिस संस्कारी। मुग्धा जी, दक्ष अपनी जीभ दांतों में दबाते हुए। मन में अरे भगवान, फ्लो में क्या निकल गया, अगर इसे पता चल गया ना तो यह शिवांश की जगह मेरा कचूमर बना देगी। मुग्धा बोली हेलो हेलो, आप सुन रहे हैं? दक्ष बोला जी सुन रहा हूँ, बोलिए मिस मुग्धा। मुग्धा बोली मुझे आपसे एक ज़रूरी काम था। दक्ष बोला जी बोलिए। मुग्धा बोली वो आज मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए थी। दक्ष बोला ठीक है तो ले लीजिए, क्या प्रॉब्लम है? मुग्धा बोली मुझे प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम शिवांश ओबराय को होगी। दक्ष बोला आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं उसे संभाल लूँगा, कुछ ज़रूरी काम है क्या? मुग्धा बोली हाँ इसलिए तो छुट्टी ली है वरना नहीं लेती। दक्ष बोला ओके ओके कोई बात नहीं, आप अपना काम कर लीजिए, शिवांश को मैं संभाल लूँगा, एक ही दिन की छुट्टी चाहिए ना? मुग्धा बोली जी हाँ एक ही दिन की छुट्टी चाहिए। दक्ष बोला ठीक है, पर कल जब आओगे तो शिवांश थोड़ा गुस्सा करेगा पर आप संभाल लेना, वैसे मुझे पता है कि आप संभाल लोगी पर फिर भी मैं तुम्हें पहले से बोल दे रहा हूँ, उसे कितना भी समझाओ वह अकड़ू इंसान मानता ही नहीं है। मुग्धा बोली थैंक यू सो मच। दक्ष इट्स ऑल राइट। फ़ोन कट हो जाता है। मुग्धा बोली चलो आज की छुट्टी मिल गई, अब जूली से मिलकर मैं बात कर सकती हूँ। मुग्धा फटाफट सारा काम निपटा कर आरुष को तैयार करके दवाई खिलाकर स्कूल छोड़ती है और फिर जूली को कॉल करती है। जूली बोली कौन है बे सुबह सुबह? मुग्धा बोली जी मैं मुग्धा बात कर रही हूँ, आप जूली बोल रही हैं? जूली बोली कौन मुग्धा? मुग्धा बोली अरे कल हम मिले थे ना, मेरी वजह से आपके पैर में चोट आई थी, फिर मैंने आपको घर छोड़ा था। जूली बोली अरे हाँ वो संतूर वाली मम्मी। बोल सुबह सुबह क्या हो गया? मुग्धा बोली वो मुझे आपसे मिलना था, क्या आप मिल सकती हैं? जूली बोली इतनी सुबह सुबह तुझे क्या काम आ गया? मुग्धा घड़ी में टाइम देखती है, 10 बज रहे थे और मुग्धा की सुबह तो सुबह 6 बजे ही हो जाती है। मुग्धा बोली अगर आप अभी नहीं मिलना चाहती हैं तो आप थोड़ी देर बाद मिल सकती हैं। जूली बोली अब उठा ही दिया है तो ठीक है, बोल कहाँ मिलना है? कल तूने जहाँ मुझे ऑटो से छोड़ा था ना वहाँ पर आ, मैं आधे घंटे में पहुँचती हूँ। मुग्धा बोली जी ठीक है। मुग्धा तो फ्री ही थी, वो ऑटो पकड़कर निकल गई और जहाँ कल उसने जूली को छोड़ा था वहीं खड़े होकर उसका इंतज़ार करने लगी। वो वहाँ पर 1 घंटे से खड़ी थी। मुग्धा बार बार अपने हाथों में घड़ी में टाइम देख रही थी, तभी उसे सामने से जूली आते हुए दिखती है। जूली बोली अरे तू तो मेरे पहले ही आ गई। मुग्धा बोली हाँ आप लेट हो गई, मैं घंटे भर से यहीं आपका इंतज़ार कर रही थी। जूली बोली इतना भी क्या अर्जेंट काम आ गया तुझे मुझसे एक दिन में? मुग्धा बोली कहीं चल कर बात करें। मुग्धा और जूली दोनों ही पास के कॉफ़ी शॉप में चली जाते हैं। इधर शिवांश ऑफिस आता है, उसकी नज़र मुग्धा के डेस्क पर पड़ जाती है जो कि खाली थी। यह देखकर शिवांश की भौहें तन जाती है। शिवांश टाइम देखता है। शिवांश गुस्से से इस लड़की को तो अब तक आ जाना चाहिए था, उसने यह ऑफिस अपने बाप का समझ लिया है क्या? जब मन करेगा तब आएगी, जब मन करेगा तब चली जाएगी, आने दो इसे तो आज बताता हूँ। शिवांश गुस्से से अपने केबिन में इधर से उधर टहल रहा था और बार बार अपने लैपटॉप में मुग्धा की डेस्क को देख रहा था कि कब मुग्धा आकर उस पर बैठे, पर अब 12 बजने को आई थी और मुग्धा अभी तक नहीं आई थी। शिवांश का सब्र टूट जाता है और वह मुग्धा को कॉल करता है। मुग्धा का फ़ोन वाइब्रेट मोड पर था और उसके पर्स में था, जिससे उसको ध्यान नहीं दिया।
लगातार रिंग्स आ रही थी पर मुग्धा फ़ोन नहीं उठा रही थी, जिससे शिवांश का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है। शिवांश गुस्से से फ़ोन को सामने दीवार पर फेंक देता है। फ़ोन चूर चूर हो जाता है। तभी दक्ष केबिन में फाइल लेकर आता है और शिवांश को इस तरह गुस्से में देखकर उसे समझ नहीं आता कि क्या हुआ। दक्ष शिवांश से क्या हुआ है? शिवांश गुस्से से कुछ नहीं हुआ है और तू हमेशा बिना नॉक किए क्यों आता है? सबने इस ऑफिस को पता नहीं क्या समझ रखा है। जिसका मन होता है वह मुंह उठाकर चला जाता है, जिसका मन आता है वह छुट्टी मना लेता है। मैं इस ऑफिस का बॉस हूँ, पर किसी को पड़ी ही नहीं है कि वह अपने बॉस से पूछकर कोई काम करे। शिवांश की बात सुनकर दक्ष के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वह सब समझ जाता है कि शिवांश मुग्धा की ही बात कर रहा है, क्योंकि आज वही लीव पर है। फिर दक्ष की नज़र शिवांश के लैपटॉप पर जाती है, जिसके स्क्रीन पर मुग्धा की खाली डेस्क को जूम किया हुआ था। दक्ष बोला, आज वो नहीं आएगी। दक्ष की बात सुनकर शिवांश उसे घूर कर देखता है। शिवांश बोला, तुझे कैसे पता? दक्ष बोला, क्योंकि मुझे उसका कॉल आया था, उसे कुछ काम आ गया तो छुट्टी चाहिए। शिवांश गुस्से से, इस ऑफिस का उसका बॉस मैं हूँ या तू? दक्ष बोला, ऑफ कोर्स तू है। शिवांश बोला, तो छुट्टी किससे पूछ कर लेगी? दक्ष बोला, पर वो एक छोटी पोस्ट पर काम करने वाली एम्प्लॉई है, उसे छुट्टी चाहिए होगी तो वो सीधे बॉस को थोड़ी ना परेशान करेगी। शिवांश बोला, अच्छा तो तुझे करेगी? दक्ष बोला, नहीं, वो तो मुझसे पूछ रही थी कि छुट्टी लेनी है तो क्या करना चाहिए। फिर मैंने बताया कि कुछ नहीं, बस मैनेजर को इन्फॉर्म करो, अगर वो दे दे तो ठीक है। फिर शिवांश गुस्से से, पर अपने मन में ही, यह मैनेजर भी ना, क्या ज़रूरत थी छुट्टी देने की, मना नहीं कर सकता था क्या? दक्ष बोला, क्या हुआ? शिवांश बोला, कुछ नहीं, तू यहाँ क्या कर रहा है, जा काम कर अपना, और अगर तुझे भी छुट्टी चाहिए तो बोल। दक्ष बोला, अरे मैं तो काम करने ही आया था, तूने बातों में लगा दिया। ले, यह फाइल आ गई है, एक बार इस पर डिस्कशन कर ले, फिर डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। शिवांश बोला, मेरा मूड नहीं है, तू जा, बाद में करेंगे। दक्ष बोला, क्यों? और तेरा कब से काम ना करने का मूड हो गया? आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि तेरा मन नहीं है। शिवांश चिढ़कर दक्ष को केबिन से बाहर धक्का देते हुए, तू जा ना, मेरा सिर मत खा, दरवाज़ा लगा देता है। दक्ष केबिन के गेट को देखते हुए, बना ले जितने भी बहाने बनाने हो और कर ले जितना भी गुस्सा करना हो। मिस संस्कारी का तुझ पर असर हो रहा है, देखना वो एक दिन तेरे मन की कड़वाहट को अपने प्यार के शहद से मीठा ज़रूर कर देगी। मुझे बस उसी दिन का इंतज़ार रहेगा जिस दिन मेरा दोस्त पहले की तरह हंसता मुस्कुराता हुआ वापस मिलेगा। जूली मुग्धा को देखते हुए, अब बोल भी दे, कभी से बैठा रखा है, अब तो कॉफ़ी भी ख़त्म होने को आई है। मुग्धा बोली, वो मैं, मतलब मुझे, मैं वो? जूली बोली, अरे यार, पिछले आधे घंटे से मैं किए जा रही है, आगे भी तो बोल। मुग्धा बोली, मुझे भी तुम्हारे बार में जॉब करनी है। मुग्धा एक ही सांस में सब बोल जाती है। जूली आंखें फाड़े मुग्धा को देखती है। मुग्धा बोली, क्या हुआ? जूली बोली, तू यह ऐसी ही है या मेरे सामने अच्छे होने का ड्रामा करती है? मुग्धा बोली, मतलब? जूली बोली, यही कि तू सच में शरीफ है या सिर्फ सिखावा करती है? सच सच बोल, पहले कौन से बार में काम करती थी या कहीं किसी कोठे से तो? मुग्धा थोड़ा सख्ती से, जूली, माना मैं जो करने को बोल रही हूँ वो गलत है, पर मेरी मजबूरी है, अपने बच्चे की ज़िंदगी का सवाल नहीं होता तो मैं यह काम कभी भी नहीं करती। कोठे का तो नाम भी लेना मुझे गंवारा नहीं है। जूली बोली, अरे यार, तू तो गुस्सा हो गई, अब कल मिले और आज यह बात मुझे लगा। मुग्धा बोली, आपको जो कुछ भी लगा हो और आपको मुझ पर यकीन हो ना हो, अपने बच्चे को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जूली बोली, वो तो दिख रहा है, पर तुम कभी गई हो किसी बार में? मुग्धा नामे गर्दन हिला देती है। जूली बोली, एक बार चल कर देख लो, फिर कभी दोबारा नाम नहीं लोगी। मुग्धा बोली, पर? जूली बोली, तुझे क्या लगता है बार डांसर का काम सिर्फ डांस करना है? नहीं, हर पल भूखे भेड़ियों की तरह सबकी नज़रें हम पर रहती हैं। कोई कमर पर हाथ लगाता है तो कोई सीने पर हाथ लगाता है। हमसे चिपक चिपक कर डांस करते हैं और चाह कर भी उन्हें खुद से दूर नहीं कर पाते। और वहाँ तक तो ठीक है, पर वहाँ के बाहर भी दुनिया हमें धंधा करने वाली से कम नहीं समझती है। जिंदगी भर के लिए नाम के साथ ठप्पा लग जाता है बार डांसर का, फिर कोई अपनाता नहीं है, ना घर वाले ना बाहर वाले। पति, शादी, ससुराल, कभी किसी चीज़ का सुख नहीं मिलता है। बोलते बोलते जूली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुग्धा की आंखें भी नम हो जाती हैं। मुग्धा बोली, मैं जानती हूँ, सब कुछ जानती हूँ। यह फैसला लेने से पहले मन ही मन 1000 बार इन सब चीज़ों के बारे में सोचा है, पर अपने बच्चे की जान के आगे यह सब कुछ बहुत छोटा है और मेरा उसके सिवा कोई है भी नहीं। तो बस मुझे जो करना है उसके लिए करना है, दुनिया क्या सोचती है उससे मुझे कोई मतलब नहीं। जूली बोली, ठीक है, फिर आज रात को ही मेरे साथ चलना।
सेठ तेरे जैसी खूबसूरत कयामत को हाथ से जाने थोड़ी देगा, पर तेरा बेटा वो रात में अकेले रह लेगा। मुग्धा बोली, मैं उसका इंतजाम कर दूंगी। जूली बोली, ठीक है, फिर शाम को 5 बजे मिलना। मुग्धा बोली, पर रोज मैं 7 बजे से पहले नहीं आ पाऊंगी। जूली बोली, क्यों? मुग्धा बोली, क्योंकि ऑफिस की छुट्टी 5 बजे होती है, फिर घर जाऊंगी और उससे मिलूंगी, उसके बाद ही आ पाऊंगी। जूली बोली, शाम में सेठ से बात करते हैं, वैसे भी 6 बजे तक जाती हूँ, फिर तैयार होती हूँ तो 8 बज ही जाते हैं। मुग्धा बोली, अगर 8 बजे से स्टार्ट होता है तो मेरे पास 3 घंटे होंगे, मैं इस बीच आरूस से भी मिल लूँगी और तैयार भी हो जाऊँगी। जूली बोली, हाँ तेरे तो सही है, तू तो इतनी सुंदर है, तुझे मेकअप की क्या ज़रूरत है, तू तो 5 मिनट में तैयार हो जाएगी, चल शाम में मिलते हैं। मुग्धा बोली, चलिए मैं आपको छोड़ देती हूँ। जूली बोली, रहने दे, तू जा, आज अपने बेटे के साथ समय बिता ले, कल से फिर वो तुझे देखने को भी तरसेगा, सारा दिन इधर उधर भागने में जो हो जाएगा। मुग्धा भी फीका सा मुस्कुरा देती है। मुग्धा को जूली की बात ठीक लगती है तो वो वहाँ से सीधा आरुष के स्कूल जाती है। वैसे छुट्टी होने में टाइम था, पर मुग्धा मैम से बात करके छुट्टी जल्दी करवा देती है ताकि वो आरुष के साथ ज़्यादा समय बिता सके। आरुष बोला, क्या बात है मम्मा, आपने मेरी छुट्टी क्यों करवा दी, कोई प्रॉब्लम है? मुग्धा बोली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज मेरे ऑफिस की छुट्टी थी तो सोचा माँ बेटे आज खूब इंजॉय करेंगे। आरुष खुश होते हुए, सच्ची? मुग्धा तेजी से गर्दन हिलाते हुए, मुच्ची। आरुष बोला, ये बहुत मज़ा आएगा। मुग्धा और आरुष दोनों बहुत इंजॉय करते हैं। शाम को दोनों घूम घाम कर घर आ जाते हैं। मम्मा आज तो बहुत मज़ा आया, पर मैं बहुत थक गया हूँ। आरुष बोला, क्या हुआ मम्मा, आप कुछ परेशान हो? मुग्धा बोली, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है बेटू। आरुष सवालिया निगाहों से देखता है। मुग्धा उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए, बेटू माना कि तुम अभी छोटे हो, पर मैंने तुम्हें कहा था ना कि हम ही हैं एक दूसरे के लिए, इसलिए मुझे तुम्हारा ध्यान रखना होगा और तुम्हें मेरा। आरुष मासूमियत से, यस मम्मा, मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगा। मुग्धा बोली, तुम्हें मेरा नहीं खुद का ध्यान रखना होगा। आरुष बोला, मतलब? मुग्धा बोली, मैंने तुम्हें तुम्हारी बीमारी के बारे में सब कुछ बताया है ना? आरुष उदास होते हुए, मुग्धा बोली, इधर देखो मेरी तरफ, तुम्हें उदास होने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज न हो, और हम यहाँ आए ही इसलिए हैं। आरुष बोला, तो फिर? मुग्धा बोली, इलाज के लिए हमें बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है, मेरी एक सैलरी से कुछ नहीं होगा, मुझे नाइट में भी जॉब करनी होगी। आरुष बोला, पर नाइट में मैं अकेले कैसे रहूँगा? मुग्धा बोली, मैं सरला आंटी से बात कर लूँगी, वो तेरे पास सो जाएगी। आरुष बोला, नहीं मम्मा, मुझे आपके पास ही सोना है, मुझे आप ही के साथ रहना है। आरुष जिद करते हुए बोला। मुग्धा बोली, प्लीज़ बेटू समझने की कोशिश करना, मेरा काम करना ज़रूरी है। आरुष की आंखों में आंसू आ जाते हैं तो मुग्धा झट से उसे सीने से लगा लेती है। मुग्धा की भी आंखें छलछला जाती हैं। मुग्धा आरुष की पीठ सहलाते हुए बोलती है, थोड़े टाइम की बात है बच्चा, एक बार सब ठीक हो जाए फिर मम्मा और बेटू हमेशा साथ रहेंगे, हमेशा हमेशा। आरुष बोला, पर मम्मा? मुग्धा बोली, प्लीज़ आरुष। आरुष मुग्धा से अलग होते हुए, मम्मा मैं ये कह रहा था कि आप दिन में काम करोगे, रात में काम करोगे तो सोओगे कब? रेस्ट करना भी तो ज़रूरी है, ऐसे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मुग्धा बोली, नहीं मैं रात को घर आ जाऊंगी, पर थोड़ा लेट हो जाऊंगी, तब तक आप सो चुके होंगे। आरुष बोला, आपको मेरे लिए कितना परेशान होना पड़ रहा है ना, अगर मैं नहीं होता तो? चुप एकदम। मुग्धा अपने मुंह पर उंगली रखकर थोड़ा गुस्से से बोलती है, खबरदार जो ऐसा कभी कहा, तू है और हमेशा रहेगा, तू नहीं होता तो मैं भी नहीं होती, मेरी तो पूरी दुनिया तुझसे शुरू होकर तुझ पर ही खत्म होती है। चल अब तू आंटी के पास जा, मुझे निकलना होगा। आरुष बोला, इतना जल्दी? मुग्धा बोली, हाँ आज जल्दी जाना है, कल से थोड़ा लेट जाऊंगी। आरुष बोला, ओके मम्मा। मुग्धा सरला जी से बात करती है, उन्हें उससे कोई परेशानी नहीं थी, पर मुग्धा की चिंता हो रही थी। मुग्धा जल्दी जल्दी तैयार होकर निकल जाती है। जूली बार के बाहर ही उसका इंतजार कर रही थी। मुग्धा बोली, आप बाहर क्यों खड़ी हैं? जूली बोली, तेरा ही इंतजार कर रही थी, कितनी देर कर दी, 6 बजने को आई है। मुग्धा बोली, सॉरी वो लेट हो गया। जूली बोली, आज हो गया, पर रोज़ रोज़ नहीं चलेगा, सेठ इतना भी अच्छा नहीं है। मुग्धा बोली, मैं ध्यान रखूंगी। जूली और मुग्धा दोनों ही अंदर जाते हैं। अंदर का नज़ारा देखकर मुग्धा को बहुत घबराहट हो रही थी। सब तरफ झकमक लाइट थी, बीच में बड़ा सा स्टेज जहाँ अभी 2-3 लड़कियाँ बहुत ही छोटे कपड़ों में थी। बाकी पूरे हाल में जगह जगह गोल टेबल थी और उसके पास बैठने के लिए चेयर रखी हुई थी। अभी ज़्यादा लोग नहीं थे। मुग्धा का दिल जोरों से धड़क रहा था। जूली उसे हाल से सटे एक रूम में लेकर जाती है जो वहाँ के मालिक का ऑफिस था। वहाँ रखी रोलिंग चेयर पर वो बैठा किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था।
पहले उसकी नज़र जूली पर गई तो उसने नज़रें घुमा ली, पर जैसे ही उसे एहसास हुआ कि जूली के साथ कोई और भी आया है तो वो वापस से पलट कर देखता है। मुग्धा को देखकर उसकी आंखें चमक उठती हैं। मुग्धा का बॉडी स्ट्रक्चर कमाल का था। कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि मुग्धा एक बच्चे की माँ भी हो सकती है। उस आदमी की नज़र खुद पर महसूस होती है तो मुग्धा असहज हो जाती है। वो फ़ोन रख देता है। वो आदमी बोला, क्या बात है जूली, तू तो गजब का माल लाई है। जूली हंसते हुए, वो क्या है ना सेठ, मैं जानती हूँ कि आप पक्के जौहरी हो, आपको हीरे और कांच में अंतर पता है। सेठ बोला, अपनी दोस्त से नहीं मिलवाओगी? जूली बोली, अरे सेठ, आप ही से तो मिलाने लाई हूँ, यह मोना है। मुग्धा हैरानी से जूली को देखती है तो वो उसे आंखों से ही चुप रहने का इशारा करती है। सेठ बोला, अरे वाह मोना डार्लिंग, क्या बात है? मुग्धा बोली, जी। सेठ बोला, अरे वो मोना के साथ डार्लिंग ना जोड़ो तो मज़ा ही नहीं आता है। वो सेठ हंस देता है। जूली भी उसका साथ देती है पर मुग्धा अभी भी चुपचाप थी। जूली बोली, वो क्या है ना सेठ, ये मेरी दोस्त है, इसे काम की बहुत ज़रूरत है, क्या ये भी यहाँ काम कर सकती है? वो एक बार फिर मुग्धा को ऊपर से नीचे तक घूरता है। मुग्धा अपनी नज़रें झुका लेती है। वो आदमी बोला, लड़की तो कमाल की है पर यह नहीं चलेगी। जूली हैरानी से, क्यों सेठ? सेठ बोला, वो क्या है ना कि यह कुछ ज़्यादा शर्मीली है और अपने धंधे में शर्म को गेट के बाहर रख कर आना पड़ता है, इससे नहीं हो पाएगा। जूली मुग्धा को इशारा करती है कुछ बोलने का। मुग्धा बोली, जी वो मतलब मैंने पहले कभी किया नहीं ना तो थोड़ा डर लग रहा है, 1-2 दिन का टाइम दीजिए, मैं अपनी कोशिश पूरी करूँगी। जूली बोली, हाँ सेठ, और ऊपर से देखो ना कितनी सुंदर है, ठीक से नाचे भी ना तो भी लोगों का मन लगा रहेगा। सेठ बोला, ठीक है चलो दिया टाइम, पर अगर कोई शिकायत आई तो फिर मैं देरी नहीं करूँगा, सीधे निकाल दूँगा। मुग्धा बोली, जी जी कोई शिकायत नहीं आएगी। मुग्धा और जूली वहाँ से चले जाते हैं। वो सेठ जाती हुई मुग्धा को पीछे से देखकर अपने सीने पर हाथ मसलते हुए, मोना डार्लिंग, तुझे तो देखकर ही तन बदन में आग लगने लगी है, तुझे तो मैं वैसे भी नहीं जाने देता, और अब तो समझ आ गया है कि कुछ भी हो तू भी नहीं जाएगी। जूली मुग्धा को लेकर मेकअप रूम में आती है। वहाँ पर कई सारी लड़कियाँ तैयार हो रही थी। कुछ मुग्धा को देखकर मुस्कुराती हैं तो कुछ उसकी खूबसूरती से चिढ़ती हैं और मुँह सिकोड़ कर रह जाती हैं। जूली मुग्धा को लेकर कपड़ों के सेक्शन पर जाती है जहां लड़कियों के लिए ढेर सारे कपड़े रखे हुए थे। उसमें से जूली उसके लिए एक ड्रेस चुनती है। ड्रेस को देखकर मुग्धा की आंखें फैल जाती है। मुग्धा बोली, यह ड्रेस? जूली बोली, हाँ, तो तुझे क्या लग रहा था कि सलवार सूट पहन कर नाचेगी? वो मुग्धा को ड्रेस देकर चेंज करने भेजती है। कितनी देर हो जाती है पर मुग्धा बाहर नहीं आती है तो वो दरवाज़ा खटखटाती है। जूली बोली, अरे सारी रात अंदर ही रहना है क्या? जल्दी बाहर आ, फिर मुझे भी तैयार होना है, जल्दी कर। फिर दरवाज़ा खुलता है। मुग्धा धीरे धीरे बाहर आती है पर उसकी हिम्मत ही नहीं थी कि वो ऊंची नज़रें करके देख भी सके। मुग्धा को देखकर वहां खड़ी सभी का मुंह खुला का खुला रह गया था। बिना मेकअप सिर्फ ड्रेस पहने मुग्धा इतनी गजब की लग रही थी तो मेकअप के बाद तो कयामत ही आ जाएगी। मुग्धा ने ऊपर की छोटी चोली पहनी थी जिस पर डायमंड का वर्क था और नीचे स्कर्ट जो उसके थाई तक आ रही थी। सभी तरफ से मुग्धा का खुला बदन कहर ढा रहा था। जूली बोली, क्या बात है, पूरे बदन पर एक दाग नहीं, इतनी खूबसूरती का राज क्या है? मुग्धा को लड़कियों से ही इतनी शर्म आ रही, बाहर आदमियों के सामने वो कैसे ही जाती? मुग्धा की आंखों में नमी तैर जाती है। जूली बोली, है क्या हुआ है, इतना घबराओ नहीं, मैं हूँ ना। मुग्धा के हाथ पैर कांप रहे थे। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। जूली ने पहले मुग्धा का मेकअप किया, उसके बाद खुद का किया और फिर आकर ड्रेस चेंज करके आ गई। जूली उसका हाथ पकड़कर बाहर लेकर आती है। बाहर काफ़ी भीड़ हो गई थी। काफ़ी सारे आदमी वहाँ के रेगुलर कस्टमर हैं जो रोज़ आते थे और सभी उन लड़कियों को भी जानते थे, पर मुग्धा वहाँ पर नहीं आई थी। मुग्धा को देखकर सभी आदमियों की आंखें फटी की फटी रह गई। हवस उनकी आंखों में उतर गई। वहाँ का सेठ मुग्धा को देखकर तो जैसे पलक झपकाना ही भूल गया था। स्टेज पर खड़ी मुग्धा सबको अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। वहीं सबका इस तरह देखना मुग्धा को और डरा रहा था और वो वहाँ से वापस भाग जाती है। जूली उसे आवाज़ लगाती है, मोना मोना रुको, कहाँ जा रही हो? पर मुग्धा वहाँ से मेकअप रूम में वापस भाग जाती है। जूली भी उसके पीछे जाने लगती है पर तभी वहाँ का मालिक आकर जूली का हाथ पकड़ लेता है और गुस्से से, कुछ भी करो, वापस से उसे मना कर लेकर आओ, यह लड़की यहाँ से कहीं नहीं जानी चाहिए, अगर ये यहाँ से गई तो तू भी दोबारा यहाँ नहीं दिखेगी। जूली बोली, पर सेठ बोला, बार बार एक ही बात नहीं दोहराऊंगा, मुझे नहीं पता, वह लड़की 5 मिनट में मुझे यहाँ स्टेज पर चाहिए। जूली मुग्धा के पीछे भागती है। मुग्धा चेयर पर बैठी सामने टेबल पर मुँह छुपाए रो रही थी। जूली बोली, अरे क्या हुआ, तू रो क्यों रही है?
मुग्धा बोली, नहीं मुझसे यह नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, आई एम सॉरी, मुझे यहाँ से जाना होगा, मुझसे नहीं होगा। जूली बोली, अरे कुछ नहीं है, आज पहली बार है ना, इसलिए तू घबरा रही है, 1-2 दिन में आदत हो जाएगी। मुग्धा बोली, नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी। जूली को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक तरफ मुग्धा मान नहीं रही थी तो दूसरी तरफ सेठ ने उसे वार्निंग दी थी, अगर वो मुग्धा को बाहर नहीं ले गई तो उसका काम भी छूट जाएगा। जूली पानी का ग्लास लेती है और उसमें अपने पर्स में से निकाल कर कुछ मिला देती है। जूली बोली, ले इसे पी ले। मुग्धा बोली, नहीं मुझे नहीं चाहिए। जूली बोली, पी ले, कुछ नहीं होगा, बस पानी ही तो है। जूली मुग्धा को पूरा ग्लास पिला देती है। 2 मिनट में ही उसका असर होने लगता है। जूली मन में, माफ़ कर देना यार, तूने मुझ पर भरोसा किया, पर मैं भी क्या करूं, अगर तू नहीं चलेगी तो मेरा भी काम छूट जाएगा। तुझे पहले ही समझाया था यह तुझसे नहीं हो पाएगा, पर तू नहीं मानी। यहाँ पर आने का रास्ता है, पर यहाँ से वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। अब मुग्धा पूरे नशे में थी, चेहरे का डर बिल्कुल हवा हो गया था। मुस्कुराते हुए गाने की आवाज़ पर झूमने लगती है। जूली उसे बाहर लेकर आती है। बाहर की लाइटिंग, शोर शराबा मुग्धा को और अच्छा लगता है और वो खुद ही स्टेज पर चढ़ जाती है और नाचने लगती है। उसके नशे का फ़ायदा उठाने के लिए कई उसके करीब आते हैं, पर उसकी किस्मत अच्छी थी कि जूली सबको रोक रही थी, साथ ही दूसरी लड़कियों से भी मदद ले रही थी। कोई भी लड़की वहाँ शौक से तो नहीं कर रही थी, सबकी अपनी अपनी मजबूरी थी। साथ ही वो मुग्धा की भी मजबूरी समझ रही थी कि कोई बड़ी बात ना होती तो उसके जैसी लड़की यहाँ ना होती। शिवांश अपने घर में बैठा था। आज सुबह से उसने मुग्धा को नहीं देखा था। एक अजीब सी बेचैनी उसे हो रही थी, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। बार बार उसका हाथ अपने सीने पर जा रहा था, जैसे उसके दिल में कोई परेशानी है या जो उसके दिल में रहता है वो परेशान है। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसे यह बेचैनी क्यों हो रही थी। कुछ देर तक वो इधर उधर घूमता, अपना ध्यान भटकाता, पर जब उसके बेचैन मन को राहत नहीं मिलती है तो मुग्धा को कॉल कर ही देता है। 2 बार पूरी रिंग गई, पर किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया। शिवांश गुस्से से, ऐसे भी कितनी गहरी नींद में सोई है कि 2 बार पूरी रिंग जाने पर भी नहीं उठा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जानबूझकर इग्नोर कर रही हो। फिर थोड़ा सख्ती से, पर वो होती कौन है मुझे शिवांश ओबराय को इग्नोर करने वाली। कल आने दो ऑफिस, वहाँ बताऊँगा अपने बॉस का फ़ोन ना उठाने का हर्जाना। पर जब भी सामने आती है पता नहीं क्यों मैं जो बोलना चाहता हूँ वो बोल नहीं पाता हूँ और जो नहीं बोलना चाहता हूँ वो बोल देता हूँ। इस लड़की ने दिमाग खराब करके रखा हुआ है मेरा। शिवांश को गुस्सा आ रहा था। मुग्धा उसका फ़ोन नहीं उठा रही थी। वो दक्ष को कॉल करता है। दक्ष अभी गहरी नींद में सोया हुआ था। शिवांश के कॉल से उसकी नींद खुलती है। वो बिना फ़ोन देखे ही उठा लेता है। दक्ष नींद में ही, हेलो कौन है? शिवांश गुस्से से, तेरा बाप कमीने, मेरी नींद उड़ी हुई है और तू चैन की नींद सो रहा है। दक्ष बोला, तू क्या हुआ, इतनी रात को कॉल क्यों किया? शिवांश बोला, मुझे उसका एड्रेस चाहिए। दक्ष असमंजस में, किसका? शिवांश बोला, देख मैं पहले ही गुस्से में हूँ, तू उसका एड्रेस बता रहा है या नहीं? दक्ष नींद में था, उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि शिवांश किसकी बात कर रहा है। शिवांश बोला, जाने दे, मैं खुद ही पता कर लूँगा, बोलकर फ़ोन कट कर देता है। दक्ष फ़ोन को देखता है, इसे क्या हुआ है और किसका एड्रेस चाहिए था। फिर उसके दिमाग की घंटी बजती है। वो वापस से शिवांश को कॉल करता है। शिवांश उसी के फ़ोन का ही वेट कर रहा था क्योंकि उसे पता था दक्ष उसे ज़रूर कॉल करेगा। दक्ष बोला, तुझे मुग्धा का एड्रेस क्यों चाहिए? शिवांश बोला, मुझे बार बार याद दिलाना पड़ेगा क्या कि तेरा बॉस हूँ और मैं जो बोलूँगा वो तुझे करना होगा। दक्ष बोला, हाँ पर? शिवांश बोला, अभी चाहिए मतलब अभी? दक्ष बोला, पर उसका एड्रेस नहीं है मेरे पास, वो तो ऑफिस के डॉक्यूमेंट में होगा ना। शिवांश बोला, तू दिन भर ऑफिस में करता क्या है? तेरे पास सारे एम्प्लॉय का डाटा है ना, उसमें से ढूंढ कर दे। दक्ष बोला, उसमें तो टाइम लगेगा और वैसे भी तू उसके घर सुबह ही जाएगा तो सुबह तक मैं दे दूंगा। शिवांश बोला, तेरे पास 5 मिनट है, मेरे पास मैसेज आ जाना चाहिए वरना। इतना बोलकर फ़ोन कट कर देता है। दक्ष बोला, अजीब पागल इंसान है, ना खुद सोता है और ना मुझे चैन से सोने देता है। दक्ष अपने लैपटॉप में ऑफिस के सारे एम्प्लॉय का डाटा निकालता है और उसमें से मुग्धा की इन्फॉर्मेशन निकाल कर शिवांश को भेज देता है। दक्ष का मैसेज देखकर शिवांश के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो अभी लोअर टी शर्ट में था तो ऊपर से उसने फॉर्मल जैकेट डाल लिया और अपने कार की चाबी लेकर निकल पड़ा। इधर दक्ष भी परेशान था, ऐसा ना हो कि दोनों के बीच लड़ाई हो जाए। मुझे वहाँ जाकर देखना चाहिए कि यह इतनी रात को उसके घर क्यों जा रहा है। दक्ष भी उठकर अपने कपड़े बदलता है और मुग्धा के घर की तरफ निकल जाता है।
रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। जूली ने मुग्धा को कोई हैवी ड्रग नहीं दिया था, पर मुग्धा ने पहली बार कोई ड्रग किया था। इस वजह से उसे काफ़ी नशा हो रहा था। ऐसे में वो अकेले घर नहीं जा सकती थी, इसलिए जूली और बाबू दोनों उसे घर छोड़ने आए थे। वैसे बाबू अकेला ही रात में सभी लड़कियों को उनके घर छोड़ने जाता है, पर मुग्धा की हालत देखकर जूली बाबू पर भरोसा नहीं कर सकती थी। मुग्धा की खूबसूरती किसी का भी ईमान डगमगा सकती थी, इसलिए वो खुद बाबू के साथ उसे छोड़ने आई थी। मुग्धा को एक साइड से बाबू ने तो दूसरी साइड से जूली ने पकड़ रखा था। मुग्धा के कदम अभी भी लड़खड़ा रहे थे, वो ठीक से चल नहीं पा रही थी। वहीं शिवांश अपनी गाड़ी से टिके हुए उन तीनों को देख रहा था। मुग्धा किसी गैर मर्द के हाथों में झूल रही थी, कभी वो जूली के ऊपर गिर रही थी तो कभी बाबू के। यह देखकर शिवांश की मुट्ठियां कस जाती है। शिवांश थोड़े दूर अंधेरे में खड़ा था, इसलिए उन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था। शिवांश की गाड़ी जैसे ही आकर रुकी, उसके पीछे से बाबू की गाड़ी आई थी, इसलिए शिवांश वहीं रुककर देखने लगा। गुस्से से उसकी सिर की नसें फूली हुई थी, आंखें अंगारे बन गई थी, गुस्से से उसके जबड़े भींचे हुए थे। बाबू बोला, इसका घर कौन सा है? जूली बोली, पता नहीं, इतनी रात हो गई है, कोई दिख भी नहीं रहा है, किससे पूछें? बाबू बोला, इसके घर फ़ोन लगा, कोई तो होगा इसके घर पर, वो आएगा बाहर। जूली किसी को बताना नहीं चाहती थी कि मुग्धा का एक बच्चा है, वो भी बिना शादी के, क्योंकि फिर सबकी हिम्मत और बढ़ जाती। पर करे भी क्या? फिर उसे याद आता है कि मुग्धा ने बताया था कि कोई पड़ोस की सरला आंटी है जो उसके बेटे का ध्यान रखेंगी। वो मुग्धा को फ़ोन निकालती है और सरला आंटी को फ़ोन करती है। 2-3 रिंग जाने के बाद वो फ़ोन उठा लेती हैं, शायद पास में ही फ़ोन लिए सोई थी। सरला जी बोली, मुग्धा बेटा। जूली बोली, मैं मुग्धा की दोस्त बात कर रही हूँ, वो हमें मुग्धा का घर नहीं पता है। सरला जी चिंता से, मुग्धा कहाँ है? जूली बोली, वो हमारे साथ ही है, अभी बेहोश है, आप बाहर आकर बता सकती हैं? सरला जी फटाफट उठती हैं और दरवाज़ा खोलती हैं। सामने वाले घर का दरवाज़ा खुलते ही जूली समझ जाती है कि यही मुग्धा का घर है। वो मुग्धा को वहाँ लेकर जाती है। मुग्धा को इस तरह नशे में देख सरला जी, इससे क्या हुआ है? जूली अंदर ले जाते हुए, कुछ नहीं, वो किसी ने इसके जूस में थोड़ी सी शराब मिला दी थी तो थोड़ा नशे में है, थोड़ी देर में सुबह तक ठीक हो जाएगी। सरला जी बोली, कोई चिंता की बात तो नहीं है ना? जूली बोली, नहीं नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है। जूली मुग्धा को अंदर सुलाती है। बाबू की नज़र रह रह कर मुग्धा के गोरे बदन पर जाती है। जूली गुस्से से उसे घूरती है। दक्ष भी वहां पहुंच जाता है। वो मुग्धा के घर की तरफ बढ़ता है, उससे पहले शिवांश उसे पीछे से खींच लेता है और अपने पास खड़ा कर लेता है। दक्ष समझने की कोशिश करता है कि यहाँ चल क्या रहा है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता है। ऐसे क्या घूर रहा है? शिवांश मुग्धा के घर पर नजरें जमाए हुए बोलता है। दक्ष बोला, तू यहाँ क्या कर रहा है? और वो इतना ही बोलता है कि मुग्धा के घर से जूली, बाबू और सरला जी बाहर निकलते हैं। शिवांश की नज़रें अभी भी वहीं जमी हुई थी। दक्ष बोला, ये कौन है? दक्ष पूछे जा रहा था, पर वो उसका एक भी जवाब नहीं दे रहा था। जूली और बाबू चले जाते हैं। सरला जी दरवाजे पर खड़ी बात कर रही थी। शिवांश को लगा शायद मुग्धा होगी, पर एक छोटा सा मासूम सा बच्चा जो शायद अभी भी नींद में था बाहर आता है और वो सरला जी को मुस्कुराते हुए बाय करता है। आरुष को देखकर शिवांश के दिल में अजीब सी हलचल होती है। अनायास ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और उसके कदम खुद ब खुद आरुष की तरफ बढ़ जाते हैं। शिवांश आरुष के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। आरुष अनजान आदमी को देखकर जल्दी से दरवाज़ा लगा लेता है। शिवांश को बहुत हैरानी होती है, एक छोटे से बच्चे ने उसके मुंह पर दरवाज़ा लगा दिया था। वह उस दरवाजे को बुरी तरह घूरता है, फिर पलट कर जाने लगता है। तभी कुछ आहट होती है तो वह मुड़कर देखता है, तब दरवाजे के पास वाली खिड़की थोड़ी सी खुली थी, जिसमें से आरुष झाँक कर उसे ही देख रहा था। उसकी मासूम सी छोटी छोटी आंखें देखकर एक बार फिर शिवांश के चेहरे पर मुस्कुराहट खिल उठती है। शिवांश थोड़ा और आगे बढ़ता है तो वह फिर से छुप जाता है। शिवांश बोला, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है बच्चे। आरुष फिर से खिड़की में से झांकते हुए डरते हुए बोलता है, आप कौन हैं और इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? उसकी मिश्री जैसी मीठी आवाज़ सुनकर शिवांश के दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता है। शिवांश बोला, वो मैं आपकी मम्मा का दोस्त हूँ। आरुष बोला, पर आप अभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मम्मा तो सोई हैं। शिवांश बोला, हाँ मैं जानता हूँ, मैं ही आपकी मम्मा को लेकर आया हूँ। आरुष अब पूरी खिड़की खोलकर शिवांश को देखता है। आरुष को देखकर शिवांश को बहुत अच्छा लगता है। वह उसके मासूम से चेहरे को देखता है। अगले ही पल उसकी आंखों में गुस्सा उतर आता है। शिवांश मन में सोचता है, इतने मासूम से बच्चे को छोड़कर बाहर पार्टियां कर रही थी, बिल्कुल भी शर्म नहीं आती इस लड़की को।
पता नहीं कैसी माँ है, भगवान ऐसे लोगों को औलाद देती ही क्यों है जो उसका ध्यान न रख सके। क्या हुआ अंकल, आप क्या सोच रहे हैं? आरुष शिवांश से पूछता है। उसके मुंह से अंकल सुनकर शिवांश को बहुत अजीब लगता है। आज तक कभी उसे किसी ने अंकल नहीं कहा था, क्योंकि आज तक कभी उसने किसी बच्चे से बात भी तो नहीं करी थी। शिवांश मुस्कुराते हुए कुछ नहीं, बस कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? आरुष मासूमियत से पूछता है। तो शिवांश को हंसी आ जाती है। शिवांश बोला, कुछ नहीं छोटे रैबिट, जाओ जाकर सो जाओ, रात बहुत हो गई है। आपने मुझे रैबिट क्यों बोला? मेरा नाम आरुष है। शिवांश बोला, हाँ पर तुम रैबिट जैसे क्यूट हो ना, इसलिए रैबिट, और अभी छोटे हो तो छोटे रैबिट। शिवांश की बात सुनकर आरुष शर्माने लगता है। उसे ऐसा करते देख शिवांश को उस पर बहुत प्यार आता है। शिवांश बोला, चलो अब सो जाओ। आरुष बोला, ओके गुड नाइट। शिवांश बोला, गुड नाइट। आरुष बोला, अंकल आप बहुत अच्छे हो, प्लीज़ आप मुझसे मिलने आते रहना। शिवांश बोला, ओके ज़रूर आऊँगा। आरुष खिड़की बंद कर लेता है और अपनी मम्मा के पास चुपचाप जाकर सो जाता है। शिवांश कुछ देर तक उस खिड़की को देखता है, फिर चला जाता है। दक्ष को तो खड़े खड़े नींद ही आ रही थी। शिवांश उसके पास जाकर, घर जाना है या यहीं खड़े खड़े सोना है? दक्ष एकदम से हड़बड़ाते हुए, नहीं नहीं जाना है। शिवांश बोला, तो फिर निकलो। दक्ष बोला, ओके ओके जा रहा हूँ, तेरे ही चक्कर में आधी रात को नींद खराब करके आया हूँ। शिवांश बोला, तुझे किसने बुलाया था? दक्ष बोला, हाँ मेरी ही गलती है। दक्ष चला जाता है और शिवांश भी निकल जाता है। शिवांश घर आकर बेड पर लेट जाता है। रह रह कर उसकी आंखों के सामने सब कुछ घूम रहा था। कभी आरुष का मासूम चेहरा याद कर खुश हो रहा था, तो कभी मुग्धा को किसी और आदमी के साथ देखकर गुस्सा आ रहा था। खुशी और गुस्से दोनों के ही मिले जुले भाव चल रहे थे, जिससे उसका सिर फट रहा था। आखिरकार जब उससे बर्दाश्त नहीं होता है तो वो अपना ड्रावर खोलकर पिल्स निकाल कर उसे खा लेता है। थोड़ी ही देर में उसका दिमाग शांत होता है और वो सो जाता है। अगले दिन सुबह सुबह मुग्धा के घर का दरवाज़ा कोई ज़ोर ज़ोर से पीट रहा था। मुग्धा और आरुष दोनों गहरी नींद में थे। थोड़ी देर खटखटाने के बाद मुग्धा की नींद खुलती है और वो दरवाज़ा खोलती है। मुग्धा अभी नींद में ही थी। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है, कोई एकदम से आकर उससे लिपट जाता है, जिससे मुग्धा चौंक जाती है। आरुष की भी नींद खुल जाती है और वो भी उठकर बाहर आता है। मासी, आरुष जोर से चिल्लाता है। मुग्धा अपने आप से अलग कर उसे देखती है तो सामने नलिनी खड़ी थी। मुग्धा हैरानी से, तू यहाँ अचानक? नलिनी बोली, ले, एक तो तुझे मिलने आई और तू है कि ऐसे बोल रही है? मुग्धा बोली, पर अचानक तूने बताया भी नहीं। नलिनी बोली, मेरी मर्जी, मेरा घर, मैं कभी भी आ सकती हूँ या नहीं आ सकती क्या? मुग्धा उसकी पीठ पर हल्के से मारते हुए, आ सकती है कभी भी, आधी रात में भी। मुग्धा बोली, पर यह इतना सारा सामान? नलिनी बोली, हाँ क्योंकि अब मैं यहीं रहूँगी। मुग्धा हैरानी से, क्या? नलिनी बोली, हाँ तुम दोनों के बिना मेरा वहाँ मन नहीं लगता है। मुग्धा बोली, पर तेरी जॉब? नलिनी बोली, मिल गई है। मुग्धा बोली, कहाँ? नलिनी बोली, तेरे ऑफिस में। क्या सच में? हाँ। पर कब, कैसे? सब विवेक ने अरेंज किया है। मुग्धा बोली, पर उसने तो मुझे बताया नहीं, क्योंकि मैंने ही उसे मना किया था तुझे सरप्राइज़ देनी है। मुग्धा नलिनी के गले लगते हुए, थैंक यू, तू आ गई, सच में तेरी ज़रूरत लग रही थी। नलिनी बोली, जानती हूँ इसलिए तो आ गई। चल जल्दी से अच्छी कॉफ़ी पिला दे, सिर दर्द हो रहा है। मुग्धा बोली, सिर तो मेरा भी दर्द हो रहा है, दोनों कॉफ़ी पीते हैं। आरुष बोली, मम्मा कल रात में जो आपके दोस्त आए थे ना, वो बहुत अच्छे थे। मुग्धा बोली, कौन? फिर उसे थोड़ा थोड़ा याद आता है कि कैसे बाबू और जूली उसे घर लेकर आए थे। सब कुछ धुंधला धुंधला सा था, पर वो पहचान सकती थी। मुग्धा का चेहरा उतर जाता है। नलिनी बोली, क्या हुआ? मुग्धा बोली, कुछ नहीं। आरुष बोला, मम्मा मैंने उन्हें कहा है कि वो घर पर ज़रूर आए, फिर मैं उनसे दोस्ती करूँगा, बहुत हैंडसम थे वो। मुग्धा बोली, कोई ज़रूरत नहीं है किसी से भी दोस्ती करने की, और कहा था ना कोई अनजान आदमी से बात नहीं करना। आरुष बोला, पर मम्मा वो आपके दोस्त थे। मुग्धा बोली, कोई दोस्त नहीं है वो मेरे, और आज के बाद कभी बाहर किसी से बात नहीं करोगे। मुग्धा थोड़ा तेज से आरुष को डांट देती है, जिससे वो डर जाता है। नलिनी बोली, मुग्धा क्या कह रही है, वो बच्चा है यार, इस तरह से डांटते हैं क्या? देख वो डर गया। मुग्धा को भी रियलाइज़ होता है कि उसने कुछ ज़्यादा जोर से डांट दिया। मुग्धा बोली, सॉरी बेटू, मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, वो मैं। आरुष बोला, आई नो मम्मा, आप डर गई थी, पर मैं अपना ध्यान रखूंगा, किसी भी अननोन से बात नहीं करूंगा। मुग्धा बोली, गुड बॉय, बोलकर आरुष को गले से लगा लेती है। नलिनी और मुग्धा दोनों ही घर से निकलती हैं। पहले वह आरुष को स्कूल छोड़ती हैं, उसके बाद ऑफिस आती है। उधर शिवांश भी जल्दी तैयार होकर ऑफिस आता है, क्योंकि रात की सारी बातें शिवांश के दिमाग में घूम रही थी और मुग्धा पर उसे उतना ही गुस्सा आ रहा था।
क्या होगा जब शिवांश और मुग्धा का आज ऑफिस में आमना सामना होगा। आरुष को देखकर शिवांश के दिल में हलचल क्यों मचने लगी थी। क्या शिवांश का आरुष से कोई नाता है। क्या मुग्धा बार डांस करके आरुष के दवा के पैसों का इंतजाम कर पाएगी या कोई और भी बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी। जब शिवांश को मुग्धा के बार डांस का सच पता चलेगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा। ऐसे और भी बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अभी इस कहानी में बहुत सारे सस्पेंस और बहुत सारे राज खुलने बाकी है, इसलिए कहानी में बने रहिए। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।